नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रुबिका लियाकत शो। पूरे भारत को, हिंदुस्तान को धनतेरस की खूब सारी शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। धनतेरस पर बिक्री अपार, खुश बाजार और जमकर खरीदारी कर रहे हैं भारतीय लोग। आज हम आपको धनतेरस के मौके पर हिंदुस्तान की भरती झोली की एक एक खबर बताने वाले हैं। हमने सोचा आज इतना खूबसूरत पल है तो क्यों इसे गवाया जाए। वोकल फॉर लोकल से चीन को कैसे नुकसान हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पंख लग गए हैं, कैसे तेजी से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ में कैसे भारत का दबदबा दिख रहा है, ये आज आपको बताना जरूरी है। और फिर अर्थव्यवस्था की तरफ, जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हमारी चाहत, हमारी इच्छा है, उसकी तरफ बढ़ते भारत के कदम पर, आम आदमी की बढ़ रही आमदनी पर और तरक्की पर आज एनालिसिस करना जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, आपके सामने आंकड़े रखने की कोशिश होगी, क्योंकि आज तो धनतेरस का मौका है और भगवान धनवंतरी जो है वो धन की वर्षा करते हैं। तो आपकी जेब पर, हिंदुस्तान की जेब पर क्या वाकई अच्छा असर पड़ रहा है, आज हम आंकड़ों के जरिए इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा पवित्र है। आज धनतेरस है। आज हर कोई बर्तन खरीदता है, झाड़ू खरीदता है, गहने खरीदता है, भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। आज भगवान धनवंतरी को खुश करने की एक कोशिश, पूरे के पूरे साल आपको धन मिलता रहे, भगवान धनवंतरी की तरफ से हर एक इंसान ये कोशिश करता है। धन धान्य के भंडार भरे रहे, ये दुआ होती है। इसीलिए आज इस खास रिपोर्ट में हमने आपके लिए जो तैयारी की है वो इसी लिहाज से की है। आज सिर्फ पैसे की बात होगी। जैसे हर घर खुद को संपन्न बनाने की आज कोशिश करता है, वैसे ही हम सब चाहते हैं कि हमारे देश पर भी धन वर्षा होती रहे। इस सीजन में बाजारों में उमड़ी भीड़ से भारत की ग्रोथ क्या दिख रही है, हमने जानने की कोशिश की। भारतीय ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है, ये हमने सोचा कि बताया आपको जाए। ग्राहकों का उत्साह देखकर कारोबारी और व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं क्या, ये भी जानना जरूरी था। शुरुआत पहले घरों की बिक्री से करते हैं, क्योंकि त्योहार का जो सीजन होता है ना, त्योहारी सीजन, उसमें घरों की बिक्री ये बताती है कि सामने वाले के पास पैसा कितना है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो कितना तैयार है। और आंकड़े कहते हैं कि इस बार बम्पर घरों की बिक्री हो रही है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि इस दिवाली पर भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लग्जरी और अफोर्डेबल घरों की बिक्री का रिकॉर्ड बनेगा। 1.5 लाख से ज्यादा भारत में। 2023 में दिवाली से ठीक पहले 1.5 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री क्या बताती है। 2020 के त्योहार सीजन में यह आंकड़ा 1,47,000 था। 2021 में यह आंकड़ा, माफ कीजिएगा, 2022 में 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 1,14,000 था। जनवरी से सितंबर तक भारत में करीब 2,30,000 घरों की बिक्री हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है। रियल एस्टेट में बूम का मतलब आप जानते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत में आम लोगों की जेब तक पैसा पहुंच रहा है और त्योहारी सीजन में उछाल सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में ही नहीं है, ये उछाल अभी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें दिखाई दे रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में भारत में 3,90,000 गाड़ियां बिकी है, जबकि 19 लाख के करीब टू व्हीलर्स यानी दोपहिया गाड़ियों की बिक्री हुई है। नवंबर के त्योहारी सीजन की बात करूं तो 4,25,000 गाड़ियां बिकी और 20 लाख के करीब टू व्हीलर्स बिकने का अनुमान लगा है। भारत के हर सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, लोगों की जेब में पैसे हैं और इसीलिए खरीदारी जमकर हो रही है। बिजनेसमैन की जो संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका क्या मानना है आप जानते हैं कि इस धनतेरस पर व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि देश में धनतेरस के दिन 50,000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बिकने वाली है। फेडरेशन के मुताबिक पिछले साल धनतेरस पर करीब 45,000 करोड़ की ज्वेलरी की बिक्री हुई थी, यानी बिक्री में करीब 11% की बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी कब होती है? जब आम आदमी की जेब में पैसा आता है, जब भारतीय के पास यानी हमारे पास पैसे पहुंचते हैं, तभी तो बिक्री बढ़ती है। और इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल है।
भारतीय अर्थव्यवस्था ने मेक इन इंडिया या बाहर से जो निवेश आ रहा है या जो सरकार ने एक पिलर होता है अर्थव्यवस्था का जिसको हम सरकारी स्पेंडिंग कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसकी वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग को बूस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सारे इनिशिएटिव की वजह से और इस सारे माहौल की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी में है और भारत की तरफ इस समय पूरा विश्व देख रहा है। देखिए, शारदीय नवरात्र यानी ठंड की शुरुआत के साथ जो नवरात्रि आती है, वहां से भारत में त्योहारी मौसम की शुरुआत हो जाती है। CAIT के मुताबिक इसी त्योहारी मौसम में भारत में 3.5 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। इस कारोबार में 13% फूड और ग्रोसरी का हिस्सा होगा, जबकि 9% हिस्सा ज्वेलरी का रहने का अनुमान है। 12% हिस्सा कपड़ों की खरीदारी का रहने का होगा, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल कारोबार का हिस्सा होगा, जबकि 8% ही गिफ्ट आइटम्स पर खर्च होगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी का आयाम यह है कि 8 अक्टूबर से ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट्स यानी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस पर सेल शुरू हो गई है और इस सेल की शुरुआती 4 दिन में ही दोनों कंपनियों ने 40,000 करोड़ का सामान बेच दिया। व्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से 7% के करीब जीडीपी ग्रोथ देखी जा रही है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये फेस्टिव सीजन दुकानदारों के लिए, लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो देखा आपने, भारतीय व्यापारियों की बिक्री बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन वो कौन से कारण हैं ये भी तो पता होना चाहिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई और वो इसी साल जुलाई में आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या आंकड़ा सामने आया है हिंदुस्तान का, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, 2015 और 16 में शहरी गरीब जनसंख्या कितनी थी? 24.85% थी। और अब आप साल ले आइए 2020 और 21, यही शहरी गरीब जनसंख्या कितनी हो गई है? 14.9%। गिरावट कितनी दर्ज हुई आप जानते हैं? 9.89%, लगभग 10% शहरी गरीबी गिर गई, उसमें गिरावट आ गई। अब मैं ग्रामीण भारत की अगर बात करूं तो ग्रामीण भारत में 2015-16 में आबादी कितनी थी? 32.59% हुआ करती थी। कट टू आज की तारीख आप लेकर आ जाइए, यानी 2020-21, मतलब जो बीते कुछ साल है, उसमें घटकर ये आबादी कितनी होगी? 19.28%। अच्छी खासी गिरावट यहां भी देखने को मिली है। और ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि तस्दीक करते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत कैसे अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी कबूल कर रही है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को स्थिर रखा है। रेटिंग एजेंसी S&P ने क्या कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का रिकॉर्ड मजबूत है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ेगी, जबकि वित्त वर्ष 2024 और 25 में वृद्धि दर जो है वो 6.9% रहेगी। यानी यह आंकड़ा 2023-24 से 2024-25 में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 से लगभग 7% होने की बात S&P की तरफ से कही जा रही है। S&P ने एक और अनुमान लगाया है, वो क्या है? भारत की तरक्की में नए आयाम की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो बात कही थी, S&P की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर? साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7.3 ट्रिलियन की होने की संभावना है, जो जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है इंशाल्लाह। वर्तमान में अमेरिका की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन, जिसकी इकोनॉमी क्या है? $18 ट्रिलियन की। तीसरे नंबर पर कौन है? जापान, इसकी इकोनॉमी क्या है? $4.2 ट्रिलियन की। और भारत अगर इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो वो जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की तरक्की की बात कोई एक रेटिंग एजेंसी अगर कर रही हो तो समझ में आए। दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज ये बात कह रही है। फिच ने क्या कहा है? फिच ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया है। फिच ने अपने पहले के अनुमान को गलत कह दिया, गलत साबित कर दिया। भारत की वृद्धि दर के अनुमान को उसने रिवाइज किया। फिच के मुताबिक क्या है? अब
मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जो विकास दर है वो रहेगी 6.2%। पहले फिच ने क्या कहा था, वृद्धि दर होगी 5.5%, ये अनुमान लगाया था, लेकिन इसे फिर रिवाइज किया गया। रेटिंग एजेंसी मूडीज उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बनी रहेगी। भारत तेजी से विकास कर रहा है, बाजारों में भीड़ है, शॉपिंग मॉल्स में भी जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच भारत को अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, तभी तो वो जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। घरेलू सामान की बिक्री को बढ़ाना होगा। खुद पीएम मोदी बार बार वोकल फॉर लोकल की अपील देश के 140 करोड़ लोगों से कर चुके हैं। वोकल यानी खुलकर बात कीजिए, किसके लिए, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। आज भी पीएम मोदी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया और देशवासियों से वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील की। मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। सबके प्रयास से इस गागर को भरना है तो हम सबको वो काम करना होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। पीएम मोदी ने देश के लोगों से जो अपील की उसका असर दिख भी रहा है। एक रिपोर्ट क्या बताती है कि त्योहारी सीजन में चीन से आने वाले सामान में बहुत कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में चीन को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। भारत में इस बार चीन से आने वाली दिवाली की लाइट्स के इंपोर्ट में 32% 32% की कमी दर्ज की गई है। मुबारक हो भारत में बनी लाइट्स में बिक्री में उसकी 60% यानी 60% तक की उछाल देखने को मिल रही है। गजब कर रहा है हिंदुस्तान। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत वोकल फॉर लोकल हो रहा है। घरेलू सामानों की तरफ भारतीयों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन आपको अभी इस वोकल फॉर लोकल को बिल्कुल गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, यानी उस शख्स तक जो सड़क के किनारे बैठकर अपना सामान बेच रहा है और अपनी दिवाली भी जगमगाती हुई वो देखना चाहता है। हमें अभी अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। हम क्या करते हैं बताइए, जब मॉल में जाते हैं तो वो छोटी सी मोमबत्ती या छोटे से 2-3 दिए, उसके लिए हम 500-700 देने में कतराते नहीं, घबराते नहीं हैं। या ये समझ लीजिए कि एक दिया अगर 50 रुपए में मिल रहा है मिट्टी का, तो हम उससे मोल भाव नहीं करते हैं, हम उसे खरीद लेते हैं जैसे वो दे रहा है। लेकिन अगर वही दीपक सड़क किनारे बैठा एक शख्स 10 रुपए में देगा तो हम कहेंगे कितना महंगा बेच रहा है। या ये समझिए कि अगर वो 10 रुपए में 10 दिए बेच रहा है तो हम क्या कहेंगे, 12 दे दे, अरे 15 कर दे। आप मॉल में जाइए, जमकर खरीदारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सड़क किनारे से कोई सामान खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां ऐसा मोलभाव ना करें। वो कितना कमा लेगा, जहां आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो भयंकर लूटमारी हो रही है, वहां जरूर ये काम कर सकते हैं। लेकिन 1-2 रुपए का मोलभाव अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है और हमें लगता है, आपको भी लगता होगा कि उससे सामने वाले को फायदा होगा और हमें कोई भारी नुकसान नहीं होगा। कोई गरीब अपना सामान बेचने पर 2 पैसे अगर ना बचा पाए तो क्या फायदा बताइए। इसीलिए आपसे विनती है कि आज घर से बाहर जाइएगा, मॉल में खरीदारी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सड़क किनारे बैठे अगर कोई फूल माला, कोई दिया, कोई रंगोली, कोई कलर अगर ऐसे बेच रहा है तो उससे आप खरीदिए और इस बार कोशिश कीजिए कि वो मोलभाव ना हो और बच्चा आपके साथ हो, तो दिवाली उनकी भी जगमगाएगी। अब ग्रोथ स्टोरी में भगवान धन्वंतरी कैसे हम पर जो है देश पर, यानी ये तो हमारी जेब की बात हुई, देश पर कैसे धनवर्षा कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। दिवाली पर हर देशवासी की आर्थिक स्थिति का क्या हाल है, धनतेरस के दिन भारत के आम लोगों के धन का क्या हिसाब किताब है, ये तो आपने देख लिया।
अब जरा देश की आर्थिक सेहत की बात करें, क्योंकि आपके जेब में पैसा होने का सीधा मतलब है देश के खजाने से उसकी नाल जो है वो जुड़ी हुई है। आपकी जेब में अगर ज्यादा पैसा आएगा तो भारत की जेब में ज्यादा पैसा होगा, उसकी इकोनॉमी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इसे नापने का एक पैमाना है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश में वो चीज या जो भी चीज बन रही है, उग रही है, बिक रही है, उन सब की कीमत। फैक्ट्री से लेकर खेत, सर्विस सेक्टर से लेकर कारोबार, सबकी एक तय वक्त में जो कीमत आकी जाती है वो होती है जीडीपी। ये हर देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। आज भारत की जीडीपी क्या है? भारत की जीडीपी है 282,83,000 करोड़। ये बहुत बड़ा और विशाल आंकड़ा है। इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। हमारी जीडीपी के इस आंकड़े की दुनिया के बाकी देशों के सामने क्या हैसियत है, इसे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी या अर्थव्यवस्था है अमेरिका। सबसे बड़ी जीडीपी के कारण वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क है। अमेरिका की जीडीपी है 2,121 लाख करोड़। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन की जीडीपी है, वो है 1,497,31,000 करोड़। जीडीपी के हिसाब से जापान का नंबर आता है दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर। उसकी जीडीपी क्या है? 349,37,000 करोड़। और फिर 341 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ जर्मनी चौथे नंबर पर है। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी क्या है? 282,83,000 करोड़ रुपए। अगर पूरी दुनिया को एक गांव आप मान ले और हर देश को एक घर, तो भी हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश या घर है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इन करीब 9.5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बदला, ये आप जान लीजिए। 2013 और 14 में भारत की जीडीपी क्या थी? वो थी 113,55,000 करोड़ की। और 2022 और 23 में ये पहुंच के कहां अभी इस वक्त टिकी हुई है? 282,83,000 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ कितनी है आप जानते हैं? 150%। 2013-14 में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 90 नंबर पर था और आज कहां है? 5वें नंबर पर। रैंक भी जो मैं पहले बता रही थी ना कि आज दुनिया के टॉप 5 देशों की आर्थिक हालात क्या और किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी से भारत की तुलना आप कर लीजिए, क्योंकि तभी यह पता चलेगा कि इन देशों ने इस दौरान कितनी तरक्की की और हमने कितनी तरक्की की। आज ये देश कहां तक पहुंच गए हैं और हम इन 9.5 सालों में कितना फासला तय कर पाए हैं। 2013-14 में अमेरिका की जीडीपी थी 1,459,88,000 करोड़ की, जो आज बढ़कर कितनी हो गई आपके सामने है? 2,121,19,000 करोड़। यह फासला उसने तय किया है। चीन की जीडीपी आप देख लीजिए, 871.77 लाख करोड़। यह थी 2013 और 14 में, और आज की तारीख में वो कहां पहुंच गया है? 1,497,31,000 करोड़ तक पहुंच गई है। जापान में भी आप देख लीजिए कितना फासला उसने तय किया है। और इसी तरह जर्मनी के आंकड़े भी आप देख लीजिए, उसकी जीडीपी कहां थी और कहां पहुंची है, बहुत ज्यादा अंतर आपको यहां पर दिखेगा नहीं। जबकि 2013 और 14 में भारत की जीडीपी आप देखिए, 113,55,000 करोड़ से भारत पहुंच जाता है 282,83,000 करोड़ पर। हमसे आगे जो 4 टॉप देश है ना अर्थव्यवस्था के मामले में, उनकी रफ्तार कितनी रही है अब मैं आपको परसेंटेज में बता देती हूं। अमेरिका 50% इसकी रफ्तार रही है। फिर चाइना आता है दूसरे नंबर पर 80%। तीसरे नंबर पर जापान है और उसकी आप वृद्धि देखिए 30% की है जीडीपी में। और चौथे नंबर पर जर्मनी है, जर्मनी सिर्फ 5% की ग्रोथ हुई है। और हम 150% के साथ, उतनी तगड़ी रफ्तार के साथ अपनी जीडीपी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये दावा करते हैं तो उसमें वजन नजर आता है। आप जानते हैं
कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये कॉन्फिडेंस समझ रहे ना, हमारी जीडीपी और पीएम का दावा ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है। जीडीपी यानी देश की आर्थिक हैसियत इस वक्त लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब जब जीडीपी ग्रोथ की बात होती है तो विपक्ष की तरफ से महंगाई बढ़ने का इल्जाम लगाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि कोई दिवाली कैसे मनाएगा जब त्योहारों से ठीक सप्ताह भर पहले खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अब विपक्ष का काम क्या है कि सरकार की खामियां उजागर करे। वो क्यों करता है? क्योंकि देश तरक्की करे। मान लीजिए अगर कोई नीति सरकार की खराब चल रही है तो विपक्ष उस गलत नीति को उजागर करेगा। लेकिन क्या ये जिस पर इस वक्त लड़ाई चल रही है, ये आरोप सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरते हैं? एक बार फिर से आंकड़ों के जरिए महंगाई बढ़ने के आरोपों को हम देख लेते हैं। भारत में अभी खुदरा महंगाई दर कितनी है? 6.83%। थोक महंगाई दर कितनी है? -0.52%। खुदरा महंगाई दर रोजाना इस्तेमाल होने वाला कितना महंगा हुआ है? थोक महंगाई दर का मतलब क्या होता है कि बड़े व्यापारी जो होते हैं वो छोटे व्यापारी को जो सामान बेच रहे हैं उस सामान की महंगाई कितनी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। लेकिन ये अधूरी बात हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा आता है देश का खजाना भरता है और महंगाई उससे बढ़ना स्वाभाविक है। मतलब ये एक साइकिल है और इसीलिए अर्थशास्त्री इसे जब समझाते हैं तो वो आंकड़ों के लिहाज से आपको समझाते हैं। सुनिए जैसे जीडीपी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बढ़ने में थोड़ा बहुत रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की कमाई बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग बाजार में जाके सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, उससे डिमांड जो है बढ़ती है। अब डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन है उसी से प्राइस फिक्स होते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ महंगाई पे इंपैक्ट आता है। तो सुना आपने, अर्थशास्त्र के मुताबिक बढ़ती जीडीपी महंगाई भी बढ़ाती है। भारत के खर्च करने की कैपेसिटी है 1,83,89,000 करोड़ और खर्च करने की क्षमता के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। और जब आपके पास खर्च करने की क्षमता होती है तो सीधा सा मामला आ जाता है कि आप यहां सामान के दाम ज्यादा देने को राजी हो जाते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जापान में कल भारतीय अर्थव्यवस्था पर आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ कहा है। क्या? कि भारत में न सिर्फ आर्थिक विकास में मजबूती आ रही है बल्कि सोची समझी रणनीति के चलते मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में है। हमारी वित्तीय नीतियां महंगाई को रोकने के साथ विकास को भी बढ़ावा दे रही है। एक चीज बता दूं, भारत के खर्च करने की क्षमता उसकी जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि बचत करना हमारी आदत है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड AMFI ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बीते अक्टूबर में निवेश 42% बढ़कर 19,997 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि सितंबर में यह निवेश 14,091 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है
कि स्मॉल कैप फंड्स में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसके अलावा आज आप देखिए हर दूसरा आदमी जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टर प्लान एसआईपी में निवेश करने में लगा है, जिससे अक्टूबर में एसआईपी में अब तक का सबसे ज्यादा 16,927 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। इन सब का कारण क्या है? भारत का मार्केट दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई, जीडीपी और खर्च करने की क्षमता के साथ थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी इसमें देखी जा रही है महंगाई में, उसके पीछे का कारण आप समझ गए होंगे। लेकिन जीडीपी ग्रोथ से आपको और हमको फायदा क्या होता है, इसका एक उदाहरण भी आपको जानना चाहिए। भारत ने पहली बार 2023 और 24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए थे और रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक टारगेट रखा था, उसे कैपेक्स कहते हैं। अब इस 10 लाख करोड़ रुपए से हमारे देश में होगा क्या? सड़कें बनेंगी, रेल, आर्थिक कॉरिडोर, इन सारी चीजों पर खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, वो मजबूत होगा और जब वो मजबूत होगा तो निवेश और बढ़ेगा। इसीलिए भारत ने पिछले 9 साल में सड़कों के निर्माण पर बहुत जोर दिया है। 2014-15 में भारत में 97,830 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। 9 साल बाद अब भारत में 1,45,155 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, यानी करीब 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नए बन गए हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अक्सर ये कहते हैं कि हमारे रोड जल्दी ही अमेरिका जैसे हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू लेते वक्त एक सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। कोई टाइम फ्रेम है और अमेरिका जैसी सड़कों से माने आपके क्या है? देखिए, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात अक्सर लोगों को बताता हूं और मैंने ऑफिस में वो लिख के रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है और मैं केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। बेहतरीन रोड विकसित देश के लिए जरूरी है और इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट 2022 में जो आई थी, उसमें सड़क परिवहन की गति के मामले में 162 देशों में भारत को 127वां स्थान मिला। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने माना है कि हाई स्पीड रोड दूर दराज के इलाकों में कम समय में सामान पहुंचा सकते हैं। इससे बाजार और रोजगार दोनों बढ़ते हैं और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, जो होता हुआ दिख रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान धनवंतरी इस देश की झोली में कैसे लगातार धन वर्षा कर रहे हैं, कैसे मां लक्ष्मी हिंदुस्तान की जीडीपी को आगे ले जाने में हर पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है, आपको इसके कुछ और आंकड़े देते हैं। भारत विकास के जो नए अध्याय लिख रहा है, जो नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने दौड़ना सीख लिया है। अब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रास्ता नहीं देखते, वो उधार देंगे तब हम बढ़ेंगे, ये सोच अब खत्म हो गई है। हमने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट चाहिए वो हम हैं। आओ भारत के बाजार में निवेश करो, हम भी आगे बढ़ें, तुम भी आगे बढ़ो। इसीलिए सारी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है। मोदी सरकार का ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सफल क्यों हो रहा है पता है? जहां दुनिया में यूक्रेन, रशिया और इजराइल हमास जैसी जंग चल रही है, उसकी वजह से आर्थिक मंदी की आशंका है, वहीं फिच, S&P, वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज जैसी एजेंसियां भारत की तारीफ कर रही हैं। मतलब देश के आम आदमी की जेब में पैसा आ रहा है और इसीलिए तो वो खर्च कर रहा है। इससे विकास हो रहा है, क्योंकि जब विकास होगा तो आपका भी विकास होगा और आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये इंटरलिंक्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और इन सब के लिए बड़ा निवेश चाहिए। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया मुहिम शुरू की और इसका मकसद क्या था? मकसद था दुनिया में भारत की तरफ से या भारत में बनी चीजों को भेजना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन बीते 9 सालों में एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हो गया है।
2022-23 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19.05 यानी 19,05,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। यानी इंपोर्ट तकरीबन दोगुना हो गया। लेकिन आपको पता है आम आदमी का सबसे ज्यादा खर्च कहां हो रहा है? खाने पीने और स्वास्थ्य पर। कोरोना ने तो हमें इसका एहसास करवा भी दिया। कोरोना ने बता दिया कि किस देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और कितना जरूरी है। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य बजट में करीब 140% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है। मोदी सरकार में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हाल ही में सरकार ने संसद में यह कहा था कि देश में 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5,65,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और इस हिसाब से हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। लेकिन ये अभी भी उस पैमाने से, उस मानक से पीछे है। लेकिन आगे बढ़े और गरीब आदमी को मुफ्त इलाज की बात करें तो आयुष्मान गोल्डन कार्ड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें क्या है? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा है। यही कोशिश किसानों के लिए है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 775 रुपए, चावल पर 730 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ गया है। पिछले साल लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में क्या बताया कि 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है। इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च 2012-13 के सर्वे में 6,426 रुपए महीना थी। यानी किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। हालांकि अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फायदा मिडिलमैन से ज्यादा प्रोड्यूसर को हो और कंज्यूमर को कम दाम में मिले। तो अगर ऐसी व्यवस्था बनेगी तो हमारे देश की जनसंख्या जो ज्यादातर किसान है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, परचेजिंग बढ़ेगी और पूरी इकोनॉमी में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुना ना आपने, जब किसानों की आय बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी, सेहत में सुधार होगा और इसका फायदा मिडिल क्लास को भी होगा। देखिए, यूएनडीपी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में मिडिल क्लास की संख्या बढ़ी है। 12 से $120 रोजाना कमाने वाले मध्यम वर्ग की आबादी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ में 24% योगदान भारत का है, जो कि 19 करोड़ 2 लाख जनसंख्या के बराबर है। दुनिया की एजेंसियों का मानना है कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन सकता है। इसका मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका असली फायदा तब मिलेगा जब सबकी भागीदारी हो। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18.5 करोड़ लोगों को अभी भी गरीबी से बाहर निकालना बाकी है। इनमें महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर, ये सब शामिल हैं। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार के साथ साथ हम मिडिल क्लास लोगों को आगे आना होगा। इन्हीं के लिए तो पीएम मोदी लोकल फॉर वोकल और छोटे छोटे कामगारों और सामान बेचने वालों से खरीदारी करने की अपील करते रहते हैं। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत के पासपोर्ट में दम दिख रहा है। दुनिया में पासपोर्ट की हैसियत के मामले में हम 5 पायदान ऊपर बढ़ गए हैं। 80 जो नंबर है, 80th नंबर, वहां पहुंच चुके हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नीचे से 4थे नंबर पर है, उससे हमारा कंपैरिजन है नहीं। लेकिन ये सब हम कर पाए हैं डिजिटल क्रांति की वजह से। आंकड़ा बताती हूं आपको। डिजिटल लेन देन में और उसका जो हिस्सा है 2014 में कितना हुआ करता था हमारा? 3 और 3.5%। आज यानी 2022-23 की मैं बात करूं तो ये 10% है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक ये आंकड़ा भारत की जीडीपी के लगभग 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर 2017 से 2023 तक देखा जाए तो डिजिटल लेन देन में हमने इतिहास रच दिया है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2017 से 2023 तक के आंकड़े देखिए आप। 2017 में 2071 करोड़ कुल डिजिटल लेन देन हुए थे, जिसका जो मूल्य है वो कुल 1962 लाख करोड़ हुआ था। 2023 में क्या हुआ?
ये हो गया 13,462 करोड़ और 3,344 लाख करोड़ का लेन देन हो चुका है। जमीन आसमान का अंतर है। आप आंकड़ों को देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। ये क्रांति, जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया है। और इसे भी छोड़िए, सिर्फ इसी साल नवंबर का आंकड़ा देख लीजिए। नवंबर के महीने में ही यूपीआई में 3,174 मिलियन के लेन देन हो चुके हैं। भारत की डिजिटल क्रांति की सारी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है। 20 में आए मेहमानों ने, यानी G20 में आए मेहमानों ने भारत के G20 की जमकर तारीफ की। वर्ल्ड बैंक, IMF ने भारत की डिजिटल क्रांति को ऐतिहासिक बताया था। डिजिटल क्रांति की वजह से भारत की ग्रोथ तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हर सेक्टर में फायदा हो रहा है। और जाते जाते बात नौकरियों की करना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद नौकरियां कितने लोगों को मिली है? भारतीय रेलवे ने पिछले साल देश में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। अगर 2014 से अब तक कुल रोजगार की बात करें तो भारतीय रेलवे ने 5 लाख भर्तियां की है। इसके अलावा पिछले 10 महीनों में 5 लाख और नौकरियां दी गई है। 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 28 अगस्त 2023 तक 8 रोजगार मेलों में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। इसमें गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में भर्ती हुई है, जैसे CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP, NCB के साथ दिल्ली पुलिस में भी भर्ती हुई है। पीएम मोदी ने कहा था कि 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है, जिससे तकरीबन 13 से 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब विकास के साथ साथ रोजगार और नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहुत शानदार हो गया है, सब हरा हरा है। नौकरियों की आवश्यकता है, बेरोजगारी को दूर करना जरूरी है, महंगाई कम हो ऐसा भी कोई व्यवस्था करनी जरूरी है। लेकिन जिस गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है वो आज आपके सामने साझा करना जरूरी था धनतेरस के मौके पर। आने वाले साल के लिए अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को गुड लक कहने की जरूरत है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और इसीलिए आज के दिन आप जब अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं तो भारत के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।